सोचिए एक ऐसी दुनिया, एकदम परफेक्ट, एक स्वर्ग। पर क्या हो अगर वही स्वर्ग धीरे धीरे एक बुरे सपने जैसा बन जाए। आज हम जॉन बी कॉल्हून के एक बहुत ही फेमस और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाले एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स 25 की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये वाकई एक ऐसा प्रयोग है जो आज भी सोचने पे मजबूर करता है। कॉल्हून ने किया क्या कि चूहों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ मतलब किसी चीज की कमी ही नहीं थी। अच्छा। खाना, पानी, रहने की जगह, सब अनलिमिटेड। ना कोई शिकारी, ना बीमारी। ओके। उनका मकसद ये देखना था कि जब बाकी सब कुछ आइडियल हो तो सिर्फ बढ़ती हुई भीड़, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका सोशल बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। हाँ, और हमारे पास इसी प्रयोग से जुड़े कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि भाई चूहों के स्वर्ग में आखिर गड़बड़ हुई क्या। बिल्कुल। कैसे उनका वो पूरा सोशल स्ट्रक्चर ताना बाना बिखर गया, और ये प्रयोग बढ़ती आबादी और सामाजिक तनाव के बारे में क्या इशारे करता है। क्या ये सिर्फ चूहों की कहानी है या इसमें हम इंसानों के लिए भी कुछ गहरे सबक छिपे हैं। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि ये सेटअप था कैसा। हाँ, बताइए। देखिए, ये कोई आम पिंजरा नहीं था। 1968 में कॉल्हून ने इसे यूनिवर्स 25 नाम दिया। यूनिवर्स 25? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एस्केप प्रूफ इनक्लोजर था। हाँ। जिसे हजारों चूहों के आराम से रहने के लिए डिजाइन किया गया था। हजारों? अच्छा। हाँ, करीब 2500-3000 चूहों के लिए। इसमें कई अलग अलग रहने के एरियाज थे, अपार्टमेंट्स जैसे, जो सुरंगों से जुड़े हुए थे। ओह, तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, जैसे कोई छोटा शहर। बिल्कुल, ये नहीं कि बस एक बड़ा खुला मैदान हो। और कंडीशंस उन्हें स्वर्ग क्यों कहा गया? हाँ, ये सवाल है। क्योंकि अगर आप फिजिकल नीड्स के लिहाज से देखें तो वो वाकई स्वर्ग था। खाना और पानी 24/7 अवेलेबल। अच्छा। पाइपों से सीधे उन तक पहुंचता था। टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता था, जो चूहों के लिए एकदम कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, कोई बाहरी खतरा नहीं, न कोई बिल्ली, न बीमारी। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया था। मतलब बेसिक जरूरतें पूरी तरह से पूरी हो रही थी। और इस आदर्श दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? कितने चूहों से? शुरुआत बहुत छोटी थी, सिर्फ 8 हेल्दी चूहे, 4 नर और 4 मादा। बस 8? हाँ, बस 8। ये देखने के लिए कि इस परफेक्ट माहौल में ये कितनी दूर तक जाते हैं। और ये जॉन बी कॉल्हून, इनके बारे में थोड़ा बताइए, ये कौन थे? जॉन बी कॉल्हून एक एथोलॉजिस्ट थे, मतलब पशु व्यवहार विज्ञानी। ओके। वो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते थे और खास तौर पर इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उनके आसपास का माहौल, खासकर आबादी का घनत्व, डेंसिटी, उनके सामाजिक जीवन को कैसे बदलता है। और यूनिवर्स 25 इसी दिशा में उनका सबसे, कह सकते हैं, चर्चित और विवादास्पद प्रयोग बना। तो क्या उनके मन में पहले से कोई शक था, कोई अंदाजा कि शायद सब ठीक ना रहे? उनकी जो बेसिक जिज्ञासा थी वो यही थी कि जब जीने के लिए स्ट्रगल खत्म हो जाए, हर जरूरत की चीज मौजूद हो, लेकिन स्पेस लिमिटेड हो और भीड़ बढ़ती जाए, तो क्या होगा? अच्छा। क्या वो सामाजिक नियम, वो रिश्ते जो एक ग्रुप को साथ रखते हैं, वो टूटने लगेंगे? उन्होंने संभावित सामाजिक पतन के लिए एक टर्म भी बनाया था, बिहेवियरल सिंक। बिहेवियरल सिंक? हाँ, व्यवहारिक सिंक। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां सामाजिक व्यवहार पूरी तरह से ध्वस्त होकर एक अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है। व्यवहारिक सिंक, ये शब्द ही सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। खैर, स्वर्ग तैयार था, शुरुआती 8 चूहे आ चुके थे। तो पहले फेज में क्या हुआ, जो शुरुआती उछाल वाला फेज था? शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मतलब? चूहे अपने नए घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, अपनी रहने की जगह बना रहे थे और तेजी से ब्रीडिंग शुरू कर दी। रिप्रोडक्शन रेट हाई था? बहुत हाई। और क्योंकि कोई खतरा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, तो डेथ रेट लगभग 0 था, दोगुनी हो रही थी। हर 55 दिन में? हाँ, 8 से 16, 16 से 32। ये सिलसिला बहुत तेजी से चला। कॉल्हून ने इस फेज को सोशल पैराडाइज कहा था। सोशल पैराडाइज? हाँ, चूहे नॉर्मल सोशल बिहेवियर दिखा रहे थे, नर अपने इलाके बना रहे थे, माताएं बच्चों की देखभाल कर रही थीं, एक तरह की व्यवस्था बन रही थी। ऊपर से देखने में सब एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन
ये शांति ज्यादा टिकी नहीं होगी, है ना? काल्हून का वो डर, व्यवहारिक सिंक, वो कब हकीकत बनता दिखा? ये बदलाव आया फेज 2 में, जिसे शोषण और ठहराव या एक्सप्लॉयटेशन एंड स्टैग्नेशन कहा गया। ये लगभग 600 दिन के आसपास शुरू हुआ, जब आबादी करीब 600 पार कर गई। 600 चूहे? हाँ, और यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि रिसोर्सेज की अभी भी कोई कमी नहीं थी। खाना, पानी, रहने की जगह सब भरपूर था। वो इनक्लोजर तो 2500 से ज्यादा चूहों के लिए बना था। अगर जगह और खाना कम नहीं था, तो फिर दिक्कत कहाँ से आई? भीड़ का असर कैसे हुआ? दिक्कत फिजिकल स्पेस की उतनी नहीं थी जितनी सोशल स्पेस की थी। सोशल स्पेस मतलब समाज में हर किसी के लिए एक मीनिंगफुल रोल, एक भूमिका निभा पाना मुश्किल हो गया था। बहुत ज्यादा चूहे हो गए थे जिन्हें उस सोशल सिस्टम में फिट होना था। तो वो एनक्लोजर जरूरत से ज्यादा क्राउडेड महसूस होने लगा, न सिर्फ फिजिकली बल्कि सोशली भी। हर तरफ चूहे ही चूहे थे। अपनी पहचान, अपना रोल, वो सब बनाए रखना मुश्किल हो गया। और इसका असर उनके बर्ताव पर सीधा दिखने लगा होगा। बिल्कुल। सबसे पहले नरों में कुछ जो ज्यादा ताकतवर नर थे वो ज्यादा अग्रेसिव हो गए। अच्छा। उन्होंने खाने पानी जैसी जरूरी जगहों पर कब्जा कर लिया, मादाओं के झुंड बना लिए जिन्हें हरीम कहा गया, और दूसरे नरों को वहां से खदेड़ने लगे, उन पर हिंसक हमले करने लगे। ये अल्फा नर बन गए। और जिन नरों को इन अल्फा नरों ने हरा दिया, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? वो बेचारे निष्कासित या आउटकास्ट बन गए। आउटकास्ट? हाँ। मुकाबला हारने के बाद वो सामाजिक रूप से एकदम पीछे हट गए। उन पे लगातार हमले होते रहते थे, तो वे झुंड बनाकर एनक्लोजर के बीच के खाली हिस्से में बस निष्क्रिय पड़े रहते थे। निष्क्रिय मतलब कुछ नहीं करते थे? लगभग कुछ नहीं। कभी कभी वे आपस में भी लड़ते थे, पर उन लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं होता था। ना इलाका जीतने के लिए, ना मादाओं के लिए, बस एक मीनिंगलेस वायलेंस थी। ये तो नरों की बात हुई। मादाओं के व्यवहार में भी कोई बदलाव आया? हाँ बिल्कुल। मादाएं भी ज्यादा अग्रेसिव हो गईं, खासकर अपने घोंसलों को लेकर। अच्छा। वे घुसपैठियों को भगाने की कोशिश में इतनी अग्रेसिव हो जाती थीं कि कई बार अपने बच्चों पर ही हमला कर देती थीं। अपने बच्चों पे? हाँ। उनमें जो वो मदरली इंस्टिंक्ट होती है, मातृत्व की भावना, वो कमजोर पड़ने लगी। जो सामाजिक व्यवस्था पहले फेज में बनी थी, वो अब तेजी से टूट रही थी। अराजकता, कायोस धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था। ये सुनना ही कितना डिस्टर्बिंग है कि आइडियल माहौल में भी ऐसा हो रहा था। और ये तो सिर्फ दूसरा चरण था। इसके बाद आया तीसरा चरण, संतुलन, जिसे कैल्हून ने वो डरावना नाम दिया था, व्यवहारिक सिंक। और वो नाम बिल्कुल सही साबित हुआ। ये चरण तब शुरू हुआ जब आबादी 2000 के आसपास पहुंच गई। 2000 चूहे? हाँ। और व्यवहारिक सिंक का मतलब था सामाजिक व्यवहार का पूरी तरह से ढह जाना। जो थोड़ी बहुत सोशल स्ट्रक्चर बचा था, वो भी खत्म हो गया। ये एक ऐसा भंवर था जिसमें सारे सामाजिक नियम, नॉर्म्स सब डूब गए। व्यवहार किस हद तक बिगड़ गया था? क्या कुछ उदाहरण हैं? व्यवहार पूरी तरह से आप कह सकते हैं डीजेनरेट हो गया था। नरों में बिना किसी वजह के अत्यधिक हिंसा, एक्सट्रीम वायलेंस आम बात थी। वे एक दूसरे को बेरहमी से मारते थे। नरभक्षण, कैनिबलिज्म भी देखा गया। कैनिबलिज्म भी? हाँ। सेक्सुअल बिहेवियर पूरी तरह अराजक हो गया। काल्हून ने इसे पैनसेक्सुअलिटी कहा, जहां नर किसी पर भी हावी होने की कोशिश करते थे, चाहे वो मादा हो, दूसरा नर हो या बच्चे हो। दूसरी तरफ बहुत से नर पूरी तरह से उदासीन, एपैथेटिक हो गए। वो बस खाते, सोते और अपनी जगह पड़े रहते, जैसे उनमें जीने की कोई इच्छा ही ना बची हो। जैसे जिंदा लाशें? कुछ वैसा ही। और एक और अजीब बात थी, भूख न लगने पर भी खाते रहना, कंपल्सिव ईटिंग। और मादाएं? क्या उनमें वो माँ बनने की प्रवृत्ति वो पूरी तरह खत्म हो गई? लगभग खत्म। ज्यादातर मादाओं ने या तो अपने बच्चों को पैदा होते ही छोड़ दिया या उन पर हमला कर दिया। हे भगवान! वे ठीक से घोंसले बनाने जैसा बुनियादी काम भी नहीं कर पा रही थीं। वो सामाजिक जीवन से पूरी तरह कट चुकी थीं। तो नतीजा? बच्चों का क्या हुआ? नतीजा भयानक था। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आसमान छूने लगी। ऑलमोस्ट 100% के करीब पहुंच गई कुछ हिस्सों में। 100%? हाँ। ज्यादातर बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर जाते थे, या तो उपेक्षा से, निग्लेक्ट से, या सीधे हमले से।
नए बच्चों का जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो मतलब प्रजनन, बच्चों की देखभाल, घर बनाना, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर है जो किसी भी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, वो सब रुक गए। हाँ, ये सब व्यवहार लगभग पूरी तरह गायब हो गए। ब्रीडिंग तो इफेक्टिवली बंद ही हो गई थी। बंद हो गई? हाँ, माना जाता है कि आखिरी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी शायद फेज 2 के अंत में या फेज 3 की बिल्कुल शुरुआत में हुई होगी। अच्छा। उसके बाद कोई नई पीढ़ी सक्सेसफुली पैदा ही नहीं हुई। कॉलोनियां बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। लेकिन लगता है कहानी में एक और मोड़ बाकी था, वो द ब्यूटीफुल वंस का सामने आना। ये कौन थे? हाँ, ये चौथा और आखिरी चरण था, मृत्यु का चरण, फेज डी। इसी चरम अराजकता और सामाजिक बिखराव के बीच चूहों की एक ऐसी पीढ़ी पली बढ़ी जो पिछली पीढ़ियों से एकदम अलग थी। अलग कैसे? ये वो चूहे थे जिन्होंने कभी नॉर्मल सोशल लाइफ देखी ही नहीं थी। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना मेटिंग, ना बच्चों की देखभाल, कुछ नहीं। काल्हून ने इन्हें द ब्यूटीफुल वंस यानी सुंदर लोग कहा। सुंदर? इस नर्क जैसे माहौल में सुंदरता कहाँ से आई? फिजिकल सुंदरता, क्योंकि ये चूहे कभी किसी लड़ाई झगड़े या स्ट्रेस वाले सोशल इंटरेक्शन में पड़े ही नहीं थे। अच्छा। तो उनके शरीर पर चोट या खरोच का कोई निशान नहीं था। उनके फर एकदम चिकने और चमकदार थे। वो फिजिकली परफेक्ट लगते थे, देखने में आकर्षक। लेकिन उनका व्यवहार, क्या वे नॉर्मल थे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे अजीब बात थी, वो सामाजिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय, पैसिव और कटे हुए थे। निष्क्रिय? हाँ, उन्होंने ना कभी लड़ाई की, ना रिप्रोडक्शन में हिस्सा लिया, ना घोंसला बनाया, ना बच्चों की देखभाल की। उनका जीवन सिर्फ 4 कामों तक सिमट गया था: खाना, पीना, सोना और खुद को संवारना, ग्रूमिंग। बस यही? हाँ, खाते पीते सोते और संवरते रहते थे। हाँ, वे अक्सर एनक्लोजर के ऊपरी कम भीड़ वाले हिस्सों में रहते थे। जैसे नीचे की दुनिया की जो अगलीनेस थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उससे उन्हें कोई लेना देना ही ना हो। तो वे बस मौजूद थे, बिना किसी सामाजिक उद्देश्य के। जैसे खूबसूरत मूर्तियां। बिल्कुल सही कहा। वे एक सुंदर लेकिन पूरी तरह से स्टराइन, निष्फल पीढ़ी थी। वे कॉलोनी के भविष्य के लिए किसी काम के नहीं थे। वे बस अपनी फिजिकल जरूरतें पूरी करते थे और अपनी साफ सफाई में लगे रहते थे। एक तरह से वे जीते जी मृत समान थे, कम से कम सामाजिक और प्रजाति के नजरिए से। मतलब उनमें जीने की इच्छा तो थी, पर समाज में कंट्रीब्यूट करने की, उसे आगे बढ़ाने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। बिल्कुल, कोई मोटिवेशन नहीं था। और जाहिर है, इसका कॉलोनी के भविष्य पर फाइनल असर पड़ा होगा। हाँ, ये ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। रिप्रोडक्शन पहले ही रुक चुका था। जो पुराने चूहे थे वे धीरे धीरे बूढ़े होकर मर रहे थे और ब्यूटीफुल वंस प्रजनन कर नहीं रहे थे, तो आबादी सिर्फ घट सकती थी, बढ़ नहीं सकती थी। तो अंततः स्वर्ग का अंत कैसे हुआ? अंततः भरपूर रिसोर्सेज और पूरी सुरक्षा के बावजूद पूरी कॉलोनी विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट। पूरी कॉलोनी? पूरी कॉलोनी, वो आइडियल दुनिया, वो चूहा स्वर्ग, एक चूहा मुर्दा घर बन गया। आखिरी चूहे की मृत्यु 1973 में हुई। 1973? हाँ। यूनिवर्स 25 प्रयोग पूरी तरह से कह सकते हैं फेल होकर खत्म हुआ। विफलता इस मायने में कि जीवन खत्म हो गया। ये वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है। काल्हून ने खुद इन नतीजों को किस तरह देखा? क्या उन्होंने इसे सिर्फ चूहों की कहानी माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। काल्हून ने इसे कहीं बड़े पर्सपेक्टिव में देखा। उन्होंने यूनिवर्स 25 को मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी, एक मेटाफर, एक रूपक की तरह पेश किया। अच्छा, इंसानों के लिए चेतावनी। हाँ, उनका मानना था कि ये प्रयोग सिर्फ चूहों की भीड़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन खतरों की ओर इशारा करता है जो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, ओवरक्राउडिंग और सामाजिक भूमिकाओं के टूटने से पैदा हो सकते हैं, तब भी जब आपकी बेसिक फिजिकल जरूरतें पूरी हो रही हों। तो इस प्रयोग से मुख्य रूप से कौन से थीम्स, कौन से विषय उभर कर सामने आते हैं, अगर हमें कुछ मेन पॉइंट्स निकालने हो? कई अहम बातें हैं। पहली, ओवरक्राउडिंग का विनाशकारी असर। भले ही रोटी कपड़ा मकान सब हो, ये दिखाता है कि हमें सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, सोशल स्पेस भी चाहिए। सोशल स्पेस यानी समाज में अपनी जगह। हाँ। दूसरी बात, सामाजिक भूमिकाओं और संरचनाओं का महत्व। जब समाज इतना जटिल और भीड़ भरा हो गया कि चूहों को अपनी बेसिक भूमिकाएं जैसे प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, पेरेंट निभाने की जगह ही नहीं मिली, तो उनका व्यवहार बिखर गया। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये एक तरह का पर्पस क्राइसिस था, उद्देश्य का संकट। उद्देश्य का संकट। तीसरी बात, जीवन में अर्थ या उद्देश्य की हानि कितनी खतरनाक हो सकती है।
कैल्होन ने इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहा था, स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकल डेथ से पहले आत्मा की मौत। आत्मा की मौत? हाँ, जब जीने का कोई बड़ा मकसद नहीं रहता तो प्राणी अंदर से खोखले होने लगते हैं। और ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अस्तित्व के लिए थोड़ी चुनौती, थोड़ा संघर्ष जरूरी है? क्या जरूरत से ज्यादा आराम, जरूरत से ज्यादा सुरक्षा, वो भी अपने आप में एक खतरा बन सकती है? ये कैल्होन के काम से निकला एक बहुत गहरा सवाल है जी। क्या होता है जब जीवन से सारी मुश्किलें हटा दी जाती हैं? क्या आराम की तलाश और संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति हमें अंततः कमजोर और दिशाहीन बना देती है? वो ब्यूटीफुल वंस की तरह। बिल्कुल, ब्यूटीफुल वंस इसी का प्रतीक थे, सुरक्षित, स्वस्थ, पर बिना किसी उद्देश्य के। अगर हम आज की दुनिया से इसकी तुलना करने की कोशिश करें, बेशक बहुत सावधानी से, क्योंकि चूहे इंसान नहीं होते। हाँ, वो सावधानी जरूरी है। तो क्या कुछ सोचने लायक पैरेलल्स दिखते हैं? हाँ, सावधानी बरतते हुए भी ये सोचने पर मजबूर करता है। हम आज बड़े शहरों में बढ़ती भीड़ देखते हैं और साथ ही बढ़ता हुआ सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन भी। सही कहा। क्या ब्यूटीफुल वंस की तरह समाज से कटे हुए, अपनी ही डिजिटल या निजी दुनिया में मग्न रहने वाले समूह बढ़ रहे हैं? क्या वो कम्युनिटी वाली भावना, सामुदायिक भावना कमजोर हो रही है? क्या टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता हमें असली कॉम्प्लेक्स मानवीय रिश्तों से दूर ले जा रही है? ये सवाल सीधे यूनिवर्स 25 से नहीं जुड़े, पर प्रयोग के जो नतीजे हैं वो इन सवालों को वजन देते हैं। तो निचोड़ क्या निकलता है? सबसे बड़ा सबक क्या है इस सबसे? शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि एक हेल्दी समाज को चलाने के लिए सिर्फ भौतिक साधन, मटेरियल वेल्थ काफी नहीं है। अच्छा। उसे पर्याप्त सामाजिक स्थान, क्लियर रोल्स, उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस और शायद थोड़ी बहुत मैनेजेबल चुनौतियां भी चाहिए होती हैं, ताकि प्राणी व्यस्त रहे और उनका जीवन सार्थक बना रहे। जब ये चीजें गायब हो जाती हैं, तो समाज अंदर से ढहने लगता है, भले ही बाहर से सब ठीक दिख रहा हो। कैल्होन का एक विचार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, उन्होंने इशारा किया कि आराम की अत्यधिक चाह और संघर्ष का पूरी तरह खत्म हो जाना शायद पहले आत्मा और फिर प्रजाति के विनाश का रास्ता खोल सकता है। मतलब स्ट्रगल जरूरी है? उनके लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष जरूरी था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में होने के लिए, टू बी, एक सार्थक जीवन जीने के लिए। तो हमने यूनिवर्स 25 के सफर को देखा, कैसे एक चूहा स्वर्ग धीरे धीरे नरक बना और फिर वीरान हो गया। हाँ, और मुख्य बात यह है कि भौतिक समृद्धि के बावजूद, मटेरियल अबंडेंस के बावजूद सामाजिक पतन हुआ, और ये जरूरत से ज्यादा भीड़, सामाजिक भूमिकाओं के खत्म होने और अंततः जीवन के उद्देश्य के गायब हो जाने से जुड़ा था। कैल्होन ने दिखाया कि आत्मा की मृत्यु फिजिकल एक्सटिंक्शन से पहले आती है। ये हमें एक अंतिम गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब प्राणी सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब वे सामाजिक जटिलता और चुनौतियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो क्या वे एक तरह से पहले ही अपनी विलुप्ति का रास्ता चुन रहे हैं, भले ही वे हर तरह के सुख सुविधा से घिरे हों? स्रोत से ही एक विचार उधार लें तो, बिना संघर्ष के अस्तित्व क्या सच में अस्तित्व है? क्या बिना चुनौती और उद्देश्य का जीवन सचमुच जीने लायक है? उस खाली, संसाधनों से भरे एनक्लोजर की तस्वीर सोचिए, जो कभी एक जीती जागती हलचल भरी दुनिया थी और अब पूरी तरह वीरान है। वो खामोशी, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है।